अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशंस एनर्जी। 9th क्लास का आयोनाइजेशंस एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट में एटम में जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उसके निकालने के लिए जो भी एनर्जी ज़रूरत है उसको कहते हैं आयोनाइजेशंस एनर्जी। आयोनाइजेशंस एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है उसके निकालने के लिए जो ज़रूरत है उस एनर्जी को आयोनाइजेशंस एनर्जी कहते हैं। आयोनाइजेशंस एनर्जी स्ट्रॉन्ग किस टाइम होगा? स्ट्रॉन्ग आयोनाइजेशंस एनर्जी डिपेंड करता है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे। न्यूक्लियस प्लस वैलेंस शेल, वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करता है। जब भी डिस्टेंस इनके दरमियान, डिस्टेंस मतलब एटॉमिक साइज, जब भी डिस्टेंस जब भी कम होता है, डिस्टेंस जब भी कम होता है, लेस होता है, तो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जब उस इलेक्ट्रॉन की मजबूती होगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, उसकी वजह से उसको एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ज़्यादा लगाने की वजह से उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। लो किस टाइम होगा? मतलब कम किस टाइम होगा, वीक किस टाइम होगा, या लेस किस टाइम होगा, जो भी बोलते हो। जब भी न्यूक्लियस प्लस वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है इसके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हुआ, मोर डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? वीक होगा। न्यूक्लियस फोर्स क्या होगा? वीक होगा। वीक फोर्स होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन जो है वो कम है वैलेंस पे, उसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी आसानी से निकलेगा। अभी इसके बाद इसके पढ़ते हैं ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी कहाँ पे इंक्रीज होता है, कहाँ पे डिक्रीज होता है? आयोनाइजेशंस इंक्रीज, पहले हम लोग पढ़ते हैं आयोनाइजेशंस इंक्रीज। इंक्रीज कैसे होता है? अगर इंक्रीज की बात किया जाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी की, जब तो आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज होता है। पीरियड में क्यों इंक्रीज होता है? जबकि नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। मतलब जितने भी हैं पूरे सारे पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं उसका शेल क्या होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे। नंबर ऑफ शेल जो है वो पीरियड्स के भी बराबर होते हैं। जब पीरियड नंबर 2 है तो जितने भी उस एलिमेंट में पीरियड में एलिमेंट हैं उसके शेल भी 2 होंगे। इसी इसी वजह से फिर शेल की कमा होने से साइज़ क्या होता है इसका? एटॉमिक साइज़ इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज़ क्यों इंक्रीज होता है? एटॉमिक साइज़ इस वजह से इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर्स चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियस चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है। न्यूक्लियस चार्ज कैसे इंक्रीज होता है अभी ये आप लोगों को डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है पीरियड में। क्यों पीरियड में इंक्रीज होता है? नंबर ऑफ शेल क्या है? कांस्टेंट है, नंबर ऑफ शेल बराबर हैं। इसकी वजह से एटॉमिक साइज़ क्या होता है? इंक्रीज होता है। वो क्यों होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज से मुराद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं।
पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। अभी फॉर एग्जांपल पीरियड्स में आप लोगों को पीरियड में समझाऊं तो पहला एलिमेंट्स आता है लिथियम से स्टार्ट करते हैं। लिथियम में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये डॉट के निशान लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कंसिडर करूँ। दूसरे में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन से, क्या एक इलेक्ट्रॉन से है। जब पीरियड में चलते हैं तो इसके बाद एलिमेंट्स आता है, इसके बाद होता है बेरिलियम। बेरिलियम की बात करें तो पहले शेल्स में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में भी होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। पहले में भी दो, पहले जब लिथियम है, लिथियम में आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसी पीरियड में चले जाएं तो आगे आता है बेरिलियम। बेरिलियम में आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से इनमें देखें नंबर ऑफ शेल क्या है, कांस्टेंट है। नंबर ऑफ शेल्स क्या है, बराबर है। नंबर ऑफ शेल्स क्या है, कांस्टेंट है। नंबर ऑफ शेल क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। अभी ये समझाऊंगा आपको एटॉमिक साइज कैसे डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज जब भी आप देखें तो आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एक इंक्रीज हुआ है। नंबर ऑफ प्रोटॉन की इंक्रीज होने की वजह से जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जब आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा मतलब इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इसका स्ट्रॉन्ग है। इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसमें एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत होगा, ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। जब पीरियड में चले जाएँ तो सवाल बनता है काफ़ी स्टूडेंटों के दिमाग में कि भाई ये तो आपने बताया कि प्रोटॉन इंक्रीज़ होती है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होते हैं। उन स्टूडेंट को मैं ऐसे समझाऊंगा, फिज़िक्स में आप लोगों ने पढ़ा है मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के साथ। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के साथ। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के साथ। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिपल्जन के साथ। जब प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अट्रैक्शन के साथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अट्रैक्शन के साथ। अभी जो आप लोगों के दिमाग में सवाल है ब्रेन में, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज़ हो रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। मास किसका ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन का ज़्यादा है। जब मास प्रोटॉन का ज़्यादा है तो एनर्जी भी प्रोटॉन का ज़्यादा है। जब मास प्रोटॉन का ज़्यादा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ज़्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मज़ीद खींचेगा। लेकिन शेल तो कांस्टेंट है, शेल अगर ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं तो फिर फ़र्क पड़ता है, लेकिन शेल कांस्टेंट है। इसके ऊपर रिपल्शन का असर कम पड़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है। प्रोटॉन की मास के ज़्यादा होने की वजह से उसकी एनर्जी ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब रिपल्शन से इसका एनर्जी, अट्रैक्शन का एनर्जी ज़्यादा होता है लेकिन रिपल्शन का एनर्जी कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा है। इसी वजह से जब लिथियम में आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन एक इंक्रीज़ हो रहा है। एक इंक्रीज़ होने की वजह से अट्रैक्शन तो ज़्यादा है, रिपल्शन इसमें ज़्यादातर कंसिडर नहीं किए जाते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है। इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अगर डिक्रीज़ की बात की जाए, आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम की अगर बात की जाए, इसका मतलब ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कम होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज। नंबर ऑफ शेल्स क्या है, इंक्रीज हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस से और वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है।
इसकी वजह से एटॉमिक साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़। एटॉमिक साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। न्यूक्लियर फोर्स क्यों क्या होता है, कम होता है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, कम होता है। न्यूक्लियर फोर्स कम क्यों होता है, बीच में शेल आते हैं, बीच में इलेक्ट्रॉन आते हैं, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिपल्जन करते हैं, इसी वजह से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो वैलेंस शेल पे कम लगता है। अभी ये डायग्राम की मदद से आप लोगों को मैं समझाऊंगा। अगर ग्रुप की बात किया जाए, लिथियम से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिथियम है। लिथियम की पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट इलेक्ट्रॉन कंसीडर करो। आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन से जब ग्रुप में जाए तो इसके बाद आता है सोडियम। लेकिन इसके आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इन दोनों की कंपेयर करें एज ग्रुप में बोथ एलिमेंट्स के, नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में आसानी होगा, क्योंकि अभी ग्रुप में देखें तो इसमें 2 हैं लेकिन इसमें 3 शेल हैं। इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में एनर्जी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसके दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन का रिपल्जन है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या स्ट्रॉन्ग है। अगर इसकी बात करें सोडियम की, तो इसके बीच में एक और शेल आ रहा है, उसमें बीच में और इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन से रिपल्जन करता है, रिपल्जन की वजह से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम लगता है। कम लगने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थोड़ा आसानी होता है। आसानी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आसानी से निकल सकता है। लेकिन शेल ज़्यादा हो रहे हैं, शेल ज़्यादा होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। अगर हम पीरियड्स में चल रहे हैं तो पीरियड्स में नंबर ऑफ शेल तो कांस्टेंट से, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इंक्रीज़ हो रहा था, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी इंक्रीज़ हो रहा था। लेकिन अभी इधर प्रोटॉन भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, लिथियम के 3 है, इसके 11 है, लेकिन प्रोटॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन पीरियड में भी ऐसा था, लेकिन पीरियड में एक चीज़ कांस्टेंट था, वो था नंबर ऑफ शेल, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट था। लेकिन अभी ग्रुप में देखें तो शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज़ हो रहा है, और एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज़ हो रहा है। इसी वजह से तो डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, डिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से और शेलों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट की ज़्यादा होने की वजह से एज ए रिपल्शन को ज़्यादा कंसीडर करते हैं। ज़्यादा कंसीडर होने की वजह से उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में बिल्कुल आसानी होता है। अगर हम बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वो है हीलियम। हीलियम की सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है। हीलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर सोचने की बात है सबसे ज़्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज़्यादा है। फ्लोरीन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस फोर्स को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन की अपनी तरफ न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा खींचे। लेकिन ज़्यादा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन को आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए। फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन के क्या करेगा, ज़्यादा खींचेगा। लेकिन फ्लोरीन नहीं है, हीलियम है। हीलियम क्यों है, फ्लोरीन का जो हीलियम है, इसकी जो आखिरी शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। पहला शेल या आखिरी शेल ही कंसीडर करते हैं। लेकिन फ्लोरीन का आखिरी शेल जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है।
ओनली रिडक्शन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, ऑक्सीडेशन कभी नहीं करेगा। जब ऑक्सीडेशन भी नहीं करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम का क्यों ज़्यादा है? हीलियम के इस वजह से ज़्यादा है, हीलियम एक स्टेबल कंपाउंड है। हीलियम क्या, एक स्टेबल कंपाउंड है, एलिमेंट समझिए, कंपाउंड एलिमेंट है। एलिमेंट की होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल नहीं सकते, क्योंकि इसके बीच में कोई शेल नहीं है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से ला रहे हैं। लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालेगा, इसका को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन कर सकता है। लेकिन वो किसके साथ करेगा? जब फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन के साथ ये इलेक्ट्रॉन को लॉस आराम के साथ करेगा। ये या तो ऑक्सीडेशन करेगा या रिडक्शन करेगा, एक फ्लोरीन ऑक्सीडेशन करेगा, एक रिडक्शन करेगा। लेकिन हीलियम हीलियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टेबल है। स्टेबल होने की वजह से ये नोबल गैस है, नोबल गैस होने की वजह से इसका आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है। हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज़रूरत है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, उस टाइम निकाल सकता है जब सामने फ्लोरीन आए, पर यह इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इसी वजह से हाई आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? हीलियम है। अगर सबसे लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात किया करें तो वो है सीजियम। इसका किसी के साथ कंपेयर नहीं है, इसके नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है। शेल ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की तादाद भी ज़्यादा है, शेल की तादाद भी ज़्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट की तादाद भी ज़्यादा है। एज ए न्यूक्लियर चार्ज कंसिडर करें तो फिर कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होता है। इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन निकालने में बआसानी से निकलेगा।